नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा था जिसमें मैंने आपको 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था और 11th का हमारा चल रहा था। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा से कहती आई हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़िए। और इसी क्रम में हम आज जो क्लास 11th का हमारा छूट गया था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मन्नू भंडारी जी को। इनके बारे में जानेंगे, इनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और यहाँ से कैसे कौन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर एक कोटेशन है जो कि मन्नू भंडारी की आत्मकथा से है, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्वबोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो वो कभी कभी आपसे जो है कोटेशन जो है डायरेक्ट भी पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको कोटेशन भी ध्यान रखने हैं। और ये कोटेशन इन्होंने अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी से लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो 1931 में भानपुरा यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से आप लोग नोट डाउन करते जाइए क्योंकि कोई सी भी रचना आपके पास पूछ ली जा सकती है। तो देखिए, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ। कहानी संग्रह है ये सारे, इनके जो भी ऊपर लिखी हुई रचनाएं हैं ये इनके कहानी संग्रह है। त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ हो गया। इसके इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा था एक इंच मुस्कान। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जो मन्नू भंडारी ने अपने पति, क्योंकि राजेंद्र यादव उनके पति थे, तो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था, तो उसका नाम है एक इंच मुस्कान। और ये उपन्यास विधा की रचना है। और यदि मैं आपको इम्पॉर्टेंट उपन्यासों की बात करें तो आपका बंटी और महाभोज उपन्यास इनके बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। जो आपका बंटी है वो एक तलाकशुदा दंपति के बच्चे की मानसिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। कि एक बच्चा है, उसके माता पिता का तलाक हो जाता है, फिर दोनों ही पुनर्विवाह भी करते हैं, लेकिन इस सब जो कश्मकश होती है उसमें माता पिता तो अपने सुख सुविधा के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चा बंटी है उसकी जो मनोस्थिति होती है यहाँ पे, क्योंकि ना वो माँ का होता है ना वो पिता का रहता है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका बंटी। इसके बाद महाभोज की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक समस्या को लेकर के उठाया गया एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध उपन्यास इनका है। तो राजनीतिक समस्या को लेकर के, मतलब राजनीति पर आधारित उपन्यास है महाभोज। ठीक, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। पटकथाओं की बात करें तो इनकी जो पटकथाएं लिखी हैं इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। इनकी सम्मान की अगर हम बात करें तो हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान इनको मिला है। बिहार सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी हिंदी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था, यानी कि जब नई कहानी 1960 के बाद इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। नई कहानी आंदोलन जो है वो छठा दशक यानी 1960 के बाद शुरू हुआ था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है।
चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। तो इन सारी विधाओं में उन्होंने जो है बहुत ही मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। अब यहाँ पर जो 11th के सिलेबस में जो आपके पास रखा गया है, वो आपको जो पाठ है उसका नाम, जो पटकथा है यहाँ पे बेसिकली, वो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पात्रों के बारे में पूछ सकता है कि इसके पात्र, ये किस कहानी का पात्र है या किस रचना का पात्र है। तो थोड़ा सा आपके जो एग्ज़ाम है, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या ग्रुप सी में भी अब तो प्रश्न बनने लग गए हैं कि ये पात्र किस कहानी का है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए, यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी कि पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट यानी फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। यानी कि जो पटकथा इन्होंने लिखी है उस पर चाहे धारावाहिक बने या फिल्म बन सकती है। इस उद्देश्य से लिखी गई जो रचना होती है उसे पटकथा कहते हैं, ठीक है। और टेलीविज़न के लिए भी मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। जैसे सीरियल आप देखते होंगे। तो कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा। वाकई में बात तो सही है, क्योंकि लिखते हैं अगर कोई चीज़ें तो वो वही लोग पढ़ेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन पटकथा अगर आप लिखते हैं या फिल्माया जाता है या फिल्म स्क्रीन पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, है ना। तो देखिए आगे कह रहे हैं, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखिका का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। यानी कि जो पटकथा इन्होंने लिखी है वो रजनी नाम से, उस पर धारावाहिक का निर्माण भी हो चुका है, तो उसकी एक कड़ी यहाँ पे दी गई है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद, यदि आपको ध्यान हो तो मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में हमने पढ़ा था 9th या 10th के सिलेबस में। तो वहाँ पे जो है मनोहर श्याम जोशी जी ने जो पटकथाएं लिखी थी उसमें है हम लोग और बुनियाद, क्योंकि ये दूरदर्शन पर चलने वाले बहुत ही फेमस नाटक थे। तो उनमें से एक था रजनी। जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो आपको ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो व्यवसाय बनती शिक्षा समस्या है उस पर फिल्माया गया या उस पर दर्शाया गया धारावाहिक का नाम है, तो कौन सा है? रजनी। आपको ध्यान रखना है, रजनी जो नाटक है इसकी पटकथा लिखी थी मन्नू भंडारी ने। और इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है कि एक महिला है जो कि सामाजिक बुराइयों की ओर हमेशा जूझती हुई नज़र आती है। और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि जो शिक्षा वर्तमान समय में व्यवसाय का विषय बनती जा रही है उसकी ओर हमारा ध्यान खींचता है। अब हम थोड़ा सा इसके पात्रों को देख लेते हैं। यदि आप देख पाएँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये क्योंकि एक नाटकीय रूप में लिखा गया है, क्योंकि नाटक है, धारावाहिक है, तो थोड़ा सा नाटकीय एकांकी जैसा, नाटक जैसा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन जो पात्र है वो रजनी है, उसी के नाम पर इसको बनाया गया है। और दूसरी है लीला। तो दोस्तें हैं आपस में, रजनी और लीला, ठीक। इसके बाद इसमें जो और पात्र हमें दिखेंगे वो है एक अमित, जो कि लीला का बेटा है। एक अन्य पात्र आपको यहाँ दिखेंगे हेडमास्टर, क्योंकि स्कूल शिक्षा से संबंधित ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हेडमास्टर का भी आपको जिक्र मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये कहा जो पटकथा है ये काफ़ी लंबी है, तो अभी इस वीडियो में इसको कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सार रूप में मैं अगर इस कहानी की बात करूं तो रजनी और लीला दो अच्छी दोस्तें हैं
और लीला का जो बेटा है अमित, वो किसी क्लास में पढ़ाई करता है और बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में। लेकिन स्कूल के एक टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो वो उस बच्चे को फेल कर देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमित जो है उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता है। अमित स्कूल में ही जो वो पढ़ाते हैं उसको ही अच्छे से पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद ही अमित के जो नंबर होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, 100% आते हैं। लेकिन जो पेपर में वो करता है 100% अच्छा करके आता है, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि उसको उस विषय में बहुत कम अंक मिले हैं। तो लीला तो क्योंकि बहुत घरेलू महिला है, उसको इस बात का पता नहीं लगता। लेकिन जब रजनी से इस बात की जिक्र वो करती है कि उसके बेटे के ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है, क्योंकि उसके टीचर ने उसको इस लिए फेल कर दिया क्योंकि उसने उसके साथ ट्यूशन नहीं किया, ट्यूशन नहीं पढ़ा उससे, इसलिए उसके नंबर कम आए। तो अगले दिन जो रजनी है वो इस मुद्दे को उठाती है, स्कूल जाती है, उसकी कॉपी रीचेक करवाती है, तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। बच्चे ने अच्छा किया है लेकिन फिर भी मार्क्स कम मिलते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसका व्यवसायीकरण वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहा है, इस पर उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया है और वो इसको लेकर के बहुत दूर तक जाती हैं, पत्रकारों के साथ वार्ता करती हैं, पत्रकारों से मिलती हैं, निदेशक तक वो बात पहुंच जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निदेशक का भी जिक्र है। तो ये बात जो है काफ़ी आगे तक पहुंचती है और अंत में रजनी की एक लंबी लड़ाई के बाद वो लड़ाई जीत जाती है। अखबार के संपादक यानी कि अखबारों में भी ये बात छपती है, तो उसके जो रजनी के पति होते हैं उनको भी उस पर गर्व होता है और काफ़ी लंबी लड़ाई रजनी को यहाँ पे लड़नी पड़ती है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस कहानी की पूरी जो पटकथा है वो मैंने सार रूप में आपको बताई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप इसको ज़रूर नोट डाउन करेंगे और अपनी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयार रहेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो से लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।